अनीता चौधरी और मेरे कार्यक्रम अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे बॉलीवुड की। जाहिर सी बात है, सुर्खियों में बॉलीवुड वो हर सीमाएं पार कर चुका है, लेकिन इस बार सुर्खियां जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र आ रही हैं। बॉलीवुड जो 130 करोड़ जनता के लिए रोल मॉडल मानी जाती थी, वो अड्डा बनती जा रही है ड्रग्स का। ये गैंग जो है धीरे धीरे जब इसका पूरा पर्दाफाश हो रहा है तो कई नामे गिरामी चेहरे सामने आ रहे हैं। और जो करण जौहर, जिनका वीडियो 2019 में वायरल हुआ था, उन्होंने खुद अपने ट्विटर से उसको अपलोड किया था। बाद में जब क्रिटिसाइज हुआ था तो उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट किया था। वो वीडियो पे जो सवाल खड़े हो रहे थे वो तथ्य कहीं ना कहीं सत्य सामने होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन के 2 मैनेजर्स को पूछताछ के लिए जब एनसीबी ने बुलाया और रेड डाला गया तो उनके एक मैनेजर के यहाँ चरस और कोकीन दोनों की बारात मिली हुई। ऐसा लगा कि धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर खासकर बात करें तो कभी खुशी कभी गम, ये फिल्म कौन नहीं जानता है, लेकिन आज जब याद करते हैं करण जौहर को तो ऐसा लगता है कि कभी हैस कभी चरस। इस तथ्य को लेकर वो बॉलीवुड में सरवाइव कर रहे थे। और ऐसे ही देखे तो कुछ होता है नहीं उनका था, बल्कि उनके लिए हैश, चरस, गांजा यही सब कुछ था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में अभी कई नाम आने बाकी हैं। लेकिन करण जौहर की बात करें तो करण जौहर अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त भारत छोड़ चुके हैं, भारत से बाहर हैं। ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दुबई में शरण ले चुके हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिन लोगों पे जनता इतनी ट्रस्ट करती थी, जो सिने स्क्रीन पे एक रोल मॉडल की तरह नजर आते थे, उनके लिए कहीं ना कहीं जो वो एक नैरेटिव सेट करते थे उस फिल्मों के जरिए, और ऐसा लगता था कि इस फिल्म को देखकर कहीं ना कहीं समाज में एक सुखद संदेश जाएगा, उस पे कहीं ना कहीं बाधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कलंकित हो रहा है बॉलीवुड। ये कलंक, ये प्रोडक्शन भी करण जौहर की थी। करण जौहर ही नहीं बल्कि एकता कपूर के वाला टेलीफिल्म्स की भी अगर बात करें तो मधु जो मंटेना है वो भी जो कि उड़ता पंजाब जिन्होंने बनाया, और उस उड़ता पंजाब को लेकर पूरे पंजाब में ऐसा लगा कि पूरा पंजाब नशे का अड्डा बन चुका है, वहाँ का हर एक युवा नशेड़ी हो चुका है। लेकिन ये नहीं पता था, क्योंकि उसके अंदर खुद वो सरवाइव कर रहा था, वो इम्बाइब कर रहा था उस नशे को, मधु मंटेना। इसलिए उड़ता पंजाब को वो उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाया। पंजाब नहीं उड़ रहा था बल्कि मधु मंटेना उड़ रहा था बालाजी टेलीफिल्म्स का, और बॉलीवुड उसके साथ उड़ता हुआ नजर आ रहा था। और मधु मंटेना ही नहीं कहें, ध्रुव जो कि क्वान, इन दोनों का कनेक्शन जो है वो क्वान जो कंपनी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं इनके तार क्वान से जुड़े। क्वान का असली मालिक कौन है ये अभी तक सामने नहीं हो पाया है। लेकिन एक खास बात ये है कि अब तक सुशांत मर्डर केस में अगर देखिए तो जिस तरह से सीबीआई की अगर बात करें, सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, लेकिन ये क्राइम्स को, जो जितने भी हाई लेवल के क्राइम्स होते हैं उसको डील करती है। ये केंद्रीय एजेंसी वहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद वहाँ पे सब एंट्री होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, यानी कि ईडी की, जो कि मनी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करता है देश भर के। जहाँ भी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं वहाँ पे ईडी की अहम भूमिका हो जाती है, वो इस केस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एंट्री होती है एनसीबी की, जो कि नारकोटिक्स यानी कि जितने भी ड्रग्स एंड कोकीन और जिस तरह के नशे से भरे हुए चीज़ें होती हैं उसका जो इलीगल यूज़ एंड पेडलिंग एंड जो सेलिंग होता है उसको डील करता है। ये केंद्रीय एजेंसी भी इसकी जांच कर रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अब इसमें एनआईए यानी कि जो केंद्रीय एजेंसी आतंकवाद को डील करती है, वो एनआईए भी इसमें अब इसकी भी एंट्री हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक शक की सुई ऐसे घूम रही है कि कहीं सुशांत और दिशा को उस लॉबी में घुसते कहीं उन राज को तो नहीं जान गए थे जो कि बाहर नहीं आना चाहिए था। और उस राज को जानने के बाद ये दोनों शख्सियत अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, क्योंकि दिशा सालियान के बाद जो स्टेटमेंट सुशांत की बहनों की तरफ से, उनके खास दोस्त की तरफ से आया, उनका यही कहना था कि सुशांत बार बार कहते थे कि अब दिशा वो चली गई यार, अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये कौन लोग थे जो सुशांत को नहीं छोड़ना चाहते थे और सुशांत को इससे डर लगता था। एक बात और सामने आई है कि जो वीडियो सुशांत का वायरल हो रहा था जिसमें वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, दरअसल रिया चक्रवर्ती उसको
पर्पसली बना रही थी और उनको उसके ज़रिए ब्लैकमेल कर रही थी। सिर्फ 15 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन का यहाँ पे जो घालमेल है वो नहीं है, बल्कि अगर ईडी के पूरे रिपोर्ट को अगर पढ़ें तो उसमें 54 करोड़ ऐसी इतनी बड़ी अमाउंट का जो घालमेल है, वो ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल इलीगलिटी है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया है, अभी तक ये तथ्य सामने नहीं आ पाया है कि आखिर इस पैसे को फाइनल वो कौन सा डेस्टिनेशन था जहाँ पे ये गया है। कौन आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका बॉलीवुड में इतना गहरा पैठ है, लेकिन उसका ओनर कौन है ये अभी तक सामने नहीं हो पाया है। कौन, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से चीन जो है वो बॉलीवुड को लेकर के बहुत इंटरेस्ट लेने लगा था। चाइना में बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं उनको काफ़ी देखा जा रहा था और उसमें परसेंटेज शेयर होता था, जो मुनाफा होता था उसका तकरीबन 20 to 25% बॉलीवुड को आता था। तो वो 20 to 25% को अगर हम फॉरेन करेंसीज में अगर कन्वर्ट करें तो ये मिलियंस में चला जाता था। जो मिलियन का धंधा हो रहा था, आखिर इसका बिचौलिया कौन था और कौन इस तरह से, जया शाह की अगर बात करें, करिश्मा की अगर बात करें, दीपिका पादुकोण की बात करें, हो सकता है ये लोग ले रहे थे और ये लोग बेच रहे थे कहीं ना कहीं इस ड्रग्स की जो कहानी है उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये बहुत ही छोटे मोहरे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कहानी जो शुरू हुई है, ये जो दास्तान शुरू हुई है, ये अपने अंजाम तक पहुंच पाती है कि नहीं। क्योंकि सुशांत मर्डर केस में अभी तक जो एम्स की रिपोर्ट है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सीबीआई अभी तक सारे तथ्यों को लेकर सामने नहीं आई है और कई ऐसे तार जो है, आपको बता दें कि जब दाऊद इब्राहिम भारत छोड़ के भागा था और उस वक्त में अगर हम देखें तो जो छोटा शकील और ये सारे लोग जो थे उनका वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, इनफैक्ट मैं बताऊं कि हम लोग बनारस और बिहार के यूपी बिहार के रहने वाले लोग हैं और बनारस में उस वक्त एक बहुत बड़ी स्टोरी आई थी जहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो दुबई से आता था। उसके बाद कई तरह के जो नशे की वस्तुएं होती हैं जिसमें कोकीन, हेरोइन और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें वो प्रोडक्शन कैसे होती है उसको शूट किया गया था। पद्मपति शर्मा एक सीनियर जर्नलिस्ट थे उस वक्त में, उन्होंने इस स्टोरी को तोड़ा था। उसके बाद जो डायरी उनके हाथ लगी थी उसमें कई नामी गिरामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन थे, जिसको कि हम बोले कि जो पॉलिटिशियन या जो ब्यूरोक्रेसी लॉबी से जो लोग थे वो उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट था। वो एक कुछ दिनों तक तो वो केस ऐसे चलता रहा, वो स्टोरी सामने आती रही, लेकिन बाद में रफा दफा हो गई। किसी का वो कहानी कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही अगर देखिए तो मुंबई में भी कहीं ना कहीं ये खुद दाऊद नहीं कर सकता है, दुबई का कोई व्यक्ति आके नहीं कर सकता है जब तक कि इंटरनल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन का या पॉलिटिशियन का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी का वो कौन सा ऐसा प्यादा है जो इतने बड़े नेक्सस को अपने कंट्रोल कर रहा है। और पॉलिटिकल लॉबी की अगर बात करें तो वो कौन सा पॉलिटिशियन में वो कौन से ऐसे कार्टल्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों को जानते हुए भी मूक दर्शक बने हुए, क्या परसेंटेज उनके पास जाता है, क्या ये चारों एजेंसियां मिलके ये सारी चीज़ों का पर्दाफाश कर पाएंगी या बस एक कहानी बनके कुछ अंजाम तक पहुंचेगा जिसमें छोटे छोटे जो प्यादे हैं वो तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो बड़ा किंगपिन है वो ऐसे ही घूमता हुआ नजर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए जरूरी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं और अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।